बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। शोले फिल्म की बसंती याद है आपको? वो बोलती थी, यूं तो फिजूल की बात करने की आदत नहीं है हमको, लेकिन सारी बातें वो फिजूल ही करती थी। देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं। लेकिन संसद में इन दिनों काम की कम फिजूल बातों पर ज्यादा जोर है। इसलिए हम भी आपके लिए जो लेकर आए हमारा शो, हमारा प्रोग्राम मेन मुद्दों से हटकर एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब इस पर स्मृति ईरानी भड़क गई और सदन में फिर सिर्फ उनकी ही आवाज गूंजती रही। इस बीच उन्होंने कई बार वही शब्द बोला जो अधीर रंजन एक बार बोलकर खेद जता चुके थे। इस हो हल्ले में संसद स्थगित हो गई, लेकिन बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहती थी। तो सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि कई बड़े नेता सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगाते हुए उस परिसर में घूमने लगे। अच्छा, इन लोगों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी थी और नारे लगा रही थी, जबकि अभी एक दिन पहले जब महंगाई और जीएसटी पर चर्चा की मांग हो रही थी, तब सरकार की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी जरूरी है। और निर्मला सीतारमण चूंकि अभी कोविड से स्वस्थ होकर जब वापस लौटेंगी तभी सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करवाएगी, मतलब वो कोविड से पीड़ित थी। अब निर्मला सीतारमण बीमार थी और आज सीधे जुलूस में पहुंच गए। विपक्ष कह रहा है कि मुद्दों पर चर्चा ना करनी पड़े, इसीलिए फिजूल के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसद ने ग्रामेटिकली गलती की है, इंटेंशनली नहीं। अगर उनकी भाषा में कोई गलती है तो इतने बड़े स्तर पर इतना हंगामा करना गलत है। उन्होंने कहा कि आप महंगाई, अग्निपथ, जीएसटी जैसे मुद्दों पर पहले जवाब दें। वैसे इन संबोधनों वाले शब्दों के मामले में कई बार दिक्कत तो होती ही है। अब कई लोग महिला विधायक हो तो उन्हें विधायिका बोल देते हैं, जबकि विधायिका का मतलब विधानमंडल या विधानमंडल का ये शब्द पर्यायवाची है। विधायिका वो संस्था होती है जो कानून बना सकती है। हालांकि नेतृत्व करने वालों के लिए सेनापति, दलपति जैसे संबोधन होते रहे हैं। अब राष्ट्रपति का मतलब देश की सारी महिलाओं का पति तो नहीं हो सकता ना, फिर तो राष्ट्रपिता का मतलब सबका बाप हो जाएगा। इस पर सोशल मीडिया ने कहा ये सब मिलकर आम जनता को पागल बना रहे हैं। ये सारे के सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं माइक। भाई 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 वैसे भी कुछ वर्षों में राज्यपाल और राष्ट्रपति पद के उपयोग दुरुपयोग पर सैकड़ों सवाल उठ चुके हैं और अब तो एक और नया कारनामा सामने आया है। जैसे भारी भरकम रिश्वत देकर दरोगा कमाई वाले थाने में पोस्टिंग मांगता है ना, उसी तरह 100 करोड़ में मंत्री पद और राज्यपाल पद के सौदे होने की खबर लग रही है। खबर है कि सीबीआई ने एक ऐसे ठग गैंग को पकड़ लिया है। बहुत दिनों बाद सीबीआई का नाम सुनकर कुछ अलग लगा ना, वरना आजकल तो बस ईडी ही छाई रहती है। बहरहाल सीबीआई ने एक ऐसे गैंग को दबोचने में कामयाबी हासिल की है जो नेताओं और अन्य लोगों से ठगी करता था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राजनीतिक नेताओं से भी ठगी हो सकती है। ये गैंग पद लोलुप और नेताओं को ना सिर्फ मंडलों, निगमों, आयोगों के अध्यक्ष पद का लालच देता था, बल्कि ये लोग तो राज्यसभा सदस्य और राज्यपाल भी बनवाने का ठेका ले लेते थे। इसके एवज में नेताओं से 100 करोड़ रुपए ऐंठ लेते थे। खास बात यह भी है कि इनमें से एक खुद को सीबीआई का अधिकारी बताता था और बड़े बड़े लोगों से संबंध होने का झांसा भी देता था। एक ऐसी ही डील होने वाली थी, तभी ये लोग असली सीबीआई के गिरफ्त में आ गए। बताइए, लोग राज्यपाल और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है, जबकि कई राज्यों में तो नेताओं को पार्टी से बगावत करके मंत्री बनने के भरपूर पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, राज्यसभा सदस्य सीट के सौदे से याद आया कि एक पूर्व जस्टिस का मामला, अरे आप जो समझ रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन है कुछ वैसा ही मामला। दरअसल एक खबर के अनुसार एक ज्योतिषी ने अपने राजनीतिक कनेक्शन बड़े बड़ों से होने की बात कहकर कर्नाटक की एक पूर्व जस्टिस को ठग लिया। पूर्व न्यायाधीश इंद्रकला बीएस ने शिकायत दर्ज कराई कि युवराज ने उन्हें भारतीय सेवा में एक बड़ा प्रशासनिक पद दिलवाने का वादा किया था। इसके बदले में युवराज ने उनसे जून 2018 और नवंबर 2019 के बीच
करीब 8 करोड़ 27 लाख रुपए ले लिए और रुपए लेने के बाद भी वह उन्हें कोई पद नहीं दिलवा पाया। ज्योतिषी युवराज ने चंद्रकला को बताया था कि उसकी किस्मत में देश का एक उच्च पद है और केंद्रीय नेता उस उच्च पद के लिए आप जैसी ही योग्य और महिला की उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। युवराज ने उनसे कहा कि उन्हें उस पद के लिए पार्टी को फंड देना होगा। पार्टी कौन सी पार्टी, समझ रहे हैं ना। और माननीय पूर्व न्यायाधीश ने इस लालच में 8 करोड़ दे भी दिए और स्वाभाविक है उन्होंने ये सब ईमानदारी और न्याय करते हुए ही कमाए होंगे। केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी ने तलाशी में आरोपी के घर से 91 करोड़ रुपए के चेक्स और 26 लाख रुपए नगद जब्त किए। सीबीआई और सीसीबी का नाम काफी दिनों बाद सुनने में आया, क्योंकि इन दिनों तो सिर्फ एक ही संस्था छाई हुई है। बिल्कुल वही ईडी दीदी मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन वो जिनको भी नोटिस भेजती है वो सत्ता वाली पार्टी में घुस जाता है और बेचारी ईडी दीदी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। फिर भी वो रात दिन लगी रहती है काम में और शायद इसी कारण गंगा सफाई घोटाला हो या सड़क पुल निर्माण का घोटाला, किसी भी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाती। एक शिवसेना के नेता ने दूसरी शिवसेना के नेता और ईडी पर तंज कसते हुए कहा कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले नेता के पास इतनी दौलत आई कहां से, वो चार्टर्ड प्लेन से 45-50 नेताओं को लेकर यहां वहां घूमता रहा, 7 स्टार होटलों में महीनों ठहरता रहा, लेकिन उसकी तरफ ईडी का ध्यान नहीं गया। और जिधर ईडी का ध्यान है उसके खिलाफ कांग्रेस के जवान ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बुजुर्ग नेता भी सड़क पर आ गए और बड़ी जोश के साथ गिरफ्तार भी हो रहे हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर की सड़कों में खूब धूम मचाई। रोजी रोजगार के मुद्दे पर ये लोग सड़क पर आए या ना आए, लेकिन अपने नेता को बचाने ये लोग जरूर सड़क पर उतरते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में जोशे जवानी अभी बाकी है। राज कपूर का एक गाना है, जोशे जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। जोशे जवानी से याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस वाले जोशे जवानी नहीं बल्कि जोइश ईरानी हाय रे हाय बोल रहे थे। मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश जुबीन ईरानी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि जोइश ईरानी गोवा में फर्जी लाइसेंस पर रेस्टोरेंट और बार चलाती है। अब की बार ये सरकार तो ये है बार का मतलब। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गोवा में ईरानी की बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट कम बार पर फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसका देहांत 2021 में हो चुका है। लाइसेंस 2022 में लिया गया, जबकि व्यक्ति की मौत को 1 साल हो गए थे। इस रेस्तरां को 2 लाइसेंस मिले थे, जबकि गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्तरां को बार का एक ही लाइसेंस मिल सकता है। वहीं इस रेस्टोरेंट कम बार को रेस्तरां का लाइसेंस भी नहीं मिला है। अरे बाबा, एक तो बीजेपी के नेता, महिला नेता, उसकी बेटी, फिर बार यानी कि दारू का अड्डा भी। जैसे ही मामला उछला, केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि उनकी बेटी जोइश ईरानी सिर्फ 18 साल की हैं और वो पढ़ाई कर रही हैं। तो कांग्रेसियों ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो खुद अपनी बेटी के रेस्टोरेंट के जिक्र कर रही हैं। तो फिर आईटी सेल वाले जोश में आ गए और लिखने लगे, ये तो सिर्फ रेस्टोरेंट है भाई। फिर गोवा कांग्रेस के नेता सीधे उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गए और वो दिखा दिया कि रेस्टोरेंट के साथ बार भी है। दरअसल जोश की मम्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो बार शब्द को काली टेप पट्टी से छुपा दिया गया था। इसी बीच एक वीडियो और आ गया जिसमें नजर आ रहा है कि एक फूड ब्लॉगर उस रेस्टोरेंट पर पहुंचता है जिसे जोइश ईरानी चला रही हैं। इंटरव्यू में बताती है कि रेस्टोरेंट भी उसी का है और तभी प्लेट में सुअर के मांस से बना एक व्यंजन टेस्ट करते हुए ब्लॉगर उसकी तारीफ भी करता है। एक प्लेट जोइश की ओर भी सरका देता है। बीजेपी से टीएमसी में गए नेता कीर्ति आजाद के ट्वीट करने से सोशल मीडिया में उस रेस्टोरेंट बार का मेन्यू कार्ड भी वायरल हो जाता है, जिसमें ना सिर्फ पोर्क यानी कि सुअर के मांस के व्यंजन है बल्कि बीफ यानी कि गाय के गोश्त से बनी डिश भी है और उसके जीभ से बना स्टार्टर भी शामिल है। ओह नो, ये सब क्या है? एक तरफ माता और दूसरी तरफ
उसी को खाता। और हाँ, शराब की कई किस्में भी है। ऐसे ही एक शोकेस के सामने रेस्टोरेंट वाले लिबास में जोइश ईरानी नजर भी आती है। हालांकि मंत्री जी ने आरोप लगाने वालों को कानूनी नोटिस भेज दिया है, लेकिन इस चक्कर में जोइश का बिजनेस हाईलाइट हो गया। अब देखना यह है कि इस प्रचार से रेस्टोरेंट एंड बार के ग्राहक बढ़ते हैं या नहीं। ग्राहक से याद आया, एक खबर के मुताबिक मेघालय बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर वेश्यालय चलाने का आरोप है। वहां रेड में 73 गिरफ्तार हुए और पुलिस ने 6 नाबालिगों को छुड़ाया। अब सावन के महीने में ये सब देखकर कांवड़ियों को भी बड़ा जोश आ गया होगा। यूपी सरकार इन सबका फूलों से स्वागत करने वाली है। वैसे बात शराब की हो रही है तो आपको बता दें कि इस मादक द्रव्य से सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश का हो रहा है। पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबाजी की सरकार की कुल आमदनी का 21.8% यानी कि 31,517 करोड़ उस टैक्स से आता है जो यूपी के दारूबाज चुकाते हैं। सरकार की आय का यह प्रमुख स्रोत है। यूपी इस मामले में भारत का असली दारू प्रदेश कहला सकता है। यूपी में पब्लिक दारू न खरीदे तो यूपी सरकार कंगाल हो जाएगी, शायद वेतन भी न दे पाए। यह इसलिए भी है कि यूपी में औद्योगिकरण कम है और सरकार की आमदनी के दूसरे स्रोत नहीं हैं। तमिलनाडु से तुलना करें, वहां सबसे कम यानी कि 5.8% ही राजस्व मिलता है। शराब से कोई कमाई कर रहा है तो कोई शराब से मर रहा है। इधर आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि गुजरात में नकली शराब पीने से 55 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं। उनको सदन में बताना चाहिए कि जिस प्रदेश में शराब बंद है वहां ऐसा कैसे हो रहा है। हमने सरकार से इस पर जवाब मांगा लेकिन उन्होंने मुझे निलंबित कर दिया। उफ, ये क्या, शराब और मांस की खबरें बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। अब बताइए, बेचारे आईटी सेल वाले करें तो करें क्या। पहली बात तो ये कि गुजरात जहां की शराब पूर्ण रूप से बंद है, वहां जहरीली शराब से इतनी मौतें। कुछ दिनों पहले यहां बड़ी मात्रा में विदेशी शराब भी पकड़ाई थी, जिसे रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया था। अब संसद में भी शराब वाला सवाल पूछ लिया संजय सिंह ने। संसद में जैसे ही आम जनता के हित की बात शुरू होती है, कोई ना कोई फिजूल का बखेड़ा बड़ा हो जाता है। वैसे सांसद निलंबन का शायद इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। संसदीय इतिहास में लोकसभा में सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था। सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। तब अध्यक्ष ने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था। पिछले साल 2021 में 12 सांसद निलंबित हुए थे और अब एक साथ 19 सांसद निलंबित हो गए हैं। संजय सिंह को मिलाकर कुल 20 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस पर सोशल मीडिया में तरह तरह के सुझाव मिल रहे हैं। कुछ ने तो कहा कि एक साथ पूरा विपक्ष ही निलंबित कर देना चाहिए, थोड़ा खर्चा भी बचेगा। सरकार वैसे भी खर्चे में किफायत बरतने के नाम पर सारी सब्सिडी और रियायत वाली योजनाएं तो वैसे ही खत्म कर रही है। अब ये अलग बात है कि देश की बैंकों के कर्ज में गले तक डूबे अदानी भाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से विदेशों में पैठ बढ़ाएंगे। मोदी जी के विदेश दौरों का ये लाभ तो मिलना ही था। खैर, देश की टैक्स पेयर जनता को अपने खर्चे में कटौती भी करनी है और उनको किसी भी प्रकार की सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। बैंकों में जमा करने, नहीं करने, निकालने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। और तो और एक बार में सिर्फ 10,000 रुपए निकालने की ही लिमिट होगी। मोदी जी हर जगह कटौती कर रहे हैं। पहले सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 400 रुपए मिलता था, फिर चुपचाप सब्सिडी बंद करके मोदी जी ने 11,654 करोड़ रुपए बचा लिए। अच्छा, मोदी जी की इस बचत अभियान में मध्य प्रदेश प्रशासन भी साथ दे रहा है। आदिवासियों के विकास के लिए विभाग को मिले 399 करोड़ रुपए, लेकिन विभाग ने विकास में सिर्फ 74 करोड़ ही खर्च किया। और इसी तरह दलित कल्याण के लिए मिले 54 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही खर्च पाए। और इस तरह अधिकारियों ने सरकार के करोड़ों रुपए बचा लिए। बड़े किफायती अधिकारी हैं भाई। आदिवासी विकास विभाग जहां बचाने में लगा है, वहीं मध्य प्रदेश का बिजली विभाग सरकार की कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एमपीईबी ने एक घरेलू उपभोक्ता को 34 अरब रुपए का बिल भेज दिया। बेचारा उपभोक्ता बिल देखकर बीमार हो गया।
उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में विभाग वालों ने बताया कि प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अब बताइए, एक प्रिंटिंग मिस्टेक के चक्कर में बेचारे उपभोक्ता की फोटो की प्रिंट दीवार पर लटकते लटकते बची। इधर महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि किसानों को बिजली बिल में प्रति यूनिट 1 रुपए की छूट देंगे। क्या कहा पाटिल? किस मंत्रिमंडल का निर्णय? हमारे वीडियो एडिटर पाटिल कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल कैसा, वो तो सिर्फ 2 ही हैं। हाल ही में दिल्ली में हुई मुख्यमंत्री परिषद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ही शामिल हुए, यानी 2 में से सिर्फ 1। पाटिल, आपने तो गब्बर सिंह वाला वो डायलॉग याद दिला दिया। सांभा, कालिया तू कहता था कि 2 है, ये दूसरा कहाँ है? कहाँ है रे दूसरा? हे फौजी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? बता। महाराष्ट्र की वर्तमान ईडी सरकार मतलब एकनाथ देवेंद्र सरकार सही मायनों में पैसे बचाने वाली किफायती सरकार साबित हो रही है। करीब 1 महीने पहले बनी इस सरकार में अब तक सिर्फ 2 ही मंत्री हैं, मुख्य और उप मुख्य। हालांकि जो उप है वही मुख्य है, क्योंकि जो मुख्य है वो दिल्ली के लिए उप है। कुछ समझे पाटिल? छोड़ो, कुछ खास बात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के मात्र 2 मंत्रियों ने यह साबित कर दिया कि भारी भरकम मंत्रिमंडल फिजूल खर्ची है और इसके बिना भी सारे मंत्रालय को चलाया जा सकता है, बचत भी की जा सकती है। वाकई पाटिल, इससे अधिक किफायती कोई सरकार हो ही नहीं सकती। इधर एनसीईआरटी की रिपोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र में एजुकेशन क्वालिटी इतनी डाउन हो गई है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी फिसड्डी हो गया है महाराष्ट्र। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल नहीं के बराबर हैं और नेताओं के निजी स्कूल को सरकार करोड़ों रुपए सरकारी अनुदान में मिलता है। और स्वाभाविक ही है कि इसमें प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक सब स्कूल मालिक के रिश्तेदार होते हैं। कुछ भारी रिश्वत देकर टीचर बन जाते हैं, फिर सामूहिक नकल से स्कूल का अच्छा रिजल्ट दिखाया जाता है। अब ऐसे में क्वालिटी क्या होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। ये बात शिवसेना के विधायक केसरकर अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए वो अपने पोते का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे से सिफारिश करने को भी कहा था। इधर शिंदे कहते हैं कि प्लास्टिक वाले चम्मच नहीं चलेंगे, प्लास्टिक की चीज़ों के उत्पादन पर रोक लगेगी। शिंदे जी, अब चमचे प्लास्टिक के हो या किसी और धातु के, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपने ये नहीं बताया कि प्लास्टिक की चीजें बंद करने के बाद उसका विकल्प क्या होगा। बहरहाल, हम बात कर रहे थे कि सिर्फ 2 मंत्रियों की बचत वाली किफायती सरकार की। वैसे ज्यादा मंत्रियों के बिना सरकार चलाकर जितनी बचत शिंदे जी ने की है, उतने में तो वो सभी किसानों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे सकते थे। अब महाराष्ट्र की सत्ता जिस जद्दोजहद से बीजेपी ने हासिल की है, ये तो वही जानती है कि पैसा पास में हो तो सारी व्यवस्था हो पाती है। लेकिन ये क्या, गडकरी जी ने बोल दिया कि गांधी जी के समय राजनीति देश समाज विकास के लिए होती थी और अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। पाटिल, अब ये तंज किसके लिए था, कुछ पता है क्या? खैर, ये खबर के अनुसार गडकरी जी ने बताया कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर चलने के लिए ट्रक वालों से राज्य के बॉर्डर पर अवैध वसूली की जाती है। इससे बदनामी हो रही है। नितिन जी, बदनामी की तो कोई सीमा ही नहीं रही। भोपाल के पास 529 करोड़ की लागत से बना एक अप्रोच रोड इस बरसात में बह गया। भोपाल से जबलपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 12 का ये हिस्सा अभी 1 साल पहले ही बना था। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल पुराने रोड ही की ये स्थिति है। अभी 5 दिन पहले जिस सड़क का बड़ी जोर शोर से उद्घाटन हुआ था, वो सड़क भी जगह जगह से धंसने लगी है। जी हाँ, जिस बुंदेलखंड हाईवे का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, वो जगह जगह से टूट गया है। अखिलेश यादव ने तंज किया कि 15,000 करोड़ से बना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 15 दिन भी नहीं चल पाया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मोदी जी ने जिस ट्रांजिट सुरंग का उद्घाटन किया था, अगले ही दिन उसमें बरसात का पानी भर गया। फिर नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर लगाई गई 4 सिंह की प्रतिमाओं का हाव भाव बदलने के लिए उसमें सुधार करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। मतलब जो सिंह गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनको संयम का प्रतीक बनाना है। इसका उद्घाटन भी अभी मोदी जी ने ही किया था। ये सब क्या हो रहा मोदी जी के साथ? अभी मध्य प्रदेश के एक सांसद की बेटी से मिले,
और पूछा कि क्या तुम जानती हो मैं क्या करता हूं? इस पर 8 साल की आहाना फिरोजिया ने बड़े मजेदार जवाब दिया। आहाना ने कहा, हाँ आप मोदी जी हो ना, मैं आपको जानती हूं, आपको मैंने टीवी पर देखा है, आप टीवी में नौकरी करते हो। बच्ची का ये जवाब सुनकर क्या कमरे में मौजूद सभी लोग हंसने लगे, यहां तक कि पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। क्या करें, सब जानते हैं कि सरकारी मीडिया भी दरअसल मोडिया हो गया है और तमाम नेता उसको ऐसे हेडलाइन दे रहे हैं जिससे जनता उलझी रहे। संसद और सड़क पर इन दिनों हो रहे कांग्रेस बीजेपी के हंगामे के कारणों को जानने के लिए जब हमारी टीम ने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि इन सब के पीछे वो मामला है जिसकी तरफ किसी का ध्यान न जाए, इसलिए ही सारा नाटक खेला जा रहा है। पाटिल ने हमें बताया कि अभी संसद शुरू होते ही फिर गूंजा था जातिगत जनगणना का मामला। डीएमके के राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने कहा कि केंद्र सरकार जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दे रही है, इसलिए जनगणना को केंद्र सूची से हटा दिया जाए और राज्यों को भी जनगणना कराने का अधिकार दे दिया जाए। ऐसा न होने पर स्थानीय निकायों में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला फंस रहा है। तो असली जड़ ये थी। इधर आखिरकार एक बार फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला फांसी गया। इधर निलंबित सांसद बाहर गांधी की प्रतिमा के बाहर धरना दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे कुछ निलंबित सांसदों ने तंदूरी चिकन खाया। सभी जानते हैं कि गांधी जी के जानवरों के वध पर कट्टर विरोधी विचार थे। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यह विरोध चल रहा है या सभी सांसद तमाशा कर रहे हैं और या फिर पिकनिक मना रहे हैं। लो भाई, हम फिर से वहीं पहुंच गए। सावन के महीने में जहां एक तरफ लोग मांसाहार से दूर रहने का प्रवचन दे रहे हैं, वहीं कोई तंदूरी चिकन खा रहा तो कोई रेस्टोरेंट में गाय की जुबान परोस रहा है। अब तक हमने जुबान चलाना, जुबान देना सुना था। जीभ परोसना या जुबान परोसना एक नया मुहावरा हो सकता है। हम भी जुबान देते हैं कि आपके लिए ऐसे ही मेन मुद्दों से हटकर खबरें लाते रहेंगे, क्योंकि मेन मुद्दों पर बात करना अपराध है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो इसे हमारे इस पेज को फॉलो भी कर लें। और आपको बता दें कि हमारा ये चैनल अब टीवी चैनल हो गया है और यह केबल टीवी पर भी उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से इस चैनल की डिमांड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।